तो हेलो दोस्त, कैसे हो? आई हो बढ़िया होंगे। आपने हमारी पहली क्लास देखी या नहीं देखी, जो PYQ की मैंने सन 2025 का पहला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। आज हम क्वेश्चन पेपर दूसरा सॉल्व कराने जा रहे हैं सन 2024 का मैथ का 10th क्लास का। तो आई होप आप सीरीज को देख रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज सन 2024 का पेपर का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिघात बहुपद के लिए अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या क्या होगी, मतलब कितनी होगी। तो देखिए दोस्त, आप शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना या पता करना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप अगर दो घात होगा, यहाँ पे 3 घात की बात कर रहा है त्रिघात। द्विघात समीकरण की आप जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। x² + x + 2 या x + 1 ऐसे करके जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर जिसकी पावर 3 होती है, जैसे x की पावर 3, यही x² + x + 1 = 0, ये हो गया द्विघात समीकरण। त्रिघात समीकरण हो जाएगा 3 मतलब x³ + 2x² + 3x + 1 = 0। मतलब ये क्या हो गया, अपना 3 घात समीकरण का हो गया। तो अच्छा इसमें ये बताइए, और अच्छा ये बताइए, द्विघात समीकरण में जो शून्यांक आते हैं वो कितने आते हैं? 2। कभी आपने सोचा 2 क्यों आते हैं? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। तो कुछ भी पूछ ले, चाहे 5 घात का समीकरण पूछ ले, 4 घात का पूछ ले, 3 घात का पूछ ले, 2 घात का पूछ ले, 1 घात का पूछ ले। अगर जैसे कि ये मान लीजिए x + 1, इसके शून्यांक कितने होंगे? 1 होगा, क्योंकि x की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1। तो x का मान कितना होगा? x = -1। ये हो गया। ऐसे ही x की पावर 2 है, जिसके शून्यांक कितने आते? 2। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो इसके मैक्सिमम शून्यांक कितने हो गए? 3। समझ आ गया? अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आप दूसरा क्वेश्चन है पेपर का, 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये 140 के आप अभाज्य गुणनखंड अलग पीछे रफ्कार पे कर लेना। 2 से काटना 70, 35 और 5 से काटेंगे 7 और 7। अच्छा ये क्या आ गया? तो ये इधर रफ्तार पे पीछे कर लेना एग्जाम में। तो यहाँ कैसे लिखना है आंसर में? 2 × कितना था यहाँ? 2 था ना। हाँ, तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, और 5 7, ये हो गए अपने अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। दोस्तों शेयर जरूर करना, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा पाए। और हम 10 साल के आपको पेपर सॉल्व कराएंगे, इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद ये पता नहीं लगेगा कि आप पहली बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपको हर क्वेश्चन दिखा हुआ लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्त, अपना क्वेश्चन पेपर का तीसरा क्वेश्चन है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध। तो आपने ये क्वेश्चन मतलब स्कूल में आपने जहां भी पढ़ा होगा वहां बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया तो हम बता रहे हैं। भाज्य भाजक भागफल और शेषफल की एक प्रमेय होती है, जिसमें संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये इसकी प्रमेय होती है। ठीक है, मतलब ये था। अब इसे याद कैसे रखना है? अच्छा ये भाई, भाज्य क्या होता है? भाज्य वो संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है। जैसे कि ऐसे आप इस फॉर्मेट में अच्छी तरीके से मतलब परिचित होंगे। तो देखिए भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है यहाँ पे, भाज्य यहाँ पे होता है। और भाजक क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है, भाजक। और भागफल क्या होता है? जो मतलब फल कब मिलता है? तो मेहनत करने के बाद, तो मतलब आपने इस संख्या से इसमें भाग दिया तो जो परिणाम आएगा मतलब भागफल। और जो कटेगा वही से लास्ट में बचेगा इतना शेष। अच्छा ये एक बात बताओ, हमने इसके साथ क्या छेड़खानी की?
हमने ये किया, पहले इस संख्या से इसमें भाग दिया तब ये प्राप्त हुआ, मतलब इसमें भाग देने से ये प्राप्त हुआ। तो मतलब अगर इन दोनों का गुणा करें आपस में तो ये आना चाहिए, और अगर कुछ बच गया वो जोड़ देंगे। तो वही है, भाज्य इक्वल टू इन दोनों का गुणा और प्लस शेषफल, जो कुछ बच जाए, जीरो बच जाएगा, जीरो ऐड कर देंगे, और कुछ बचेगा तो और कुछ ऐड करेंगे। तो ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दो बार देखिए। भाज्य क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि इंटू इसलिए करते हैं क्योंकि इससे इसमें भाग दिया जाता है, और अगर भाग की जगह अगर गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें भाग देने से यही ये मिला है, तो ये प्राप्त करने के लिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहाँ पे बचेगा वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल क्या होगा। इसके तीन होते हैं, रैखिक समीकरण के तीन हल होते हैं इसके। देखिए, एक का होगा एक हल है, एक का होगा मतलब अद्वितीय हल है, और एक होगा इसके कोई हल नहीं है, या मतलब हाँ एक कोई हल नहीं है और एक के अनेक हल। तो ये हम दिखाते हैं, देखिए a1x + b1y + c1 = 0, एक ये रैखिक समीकरण है। एक a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, इसमें तीन समीकरण बनते हैं, a1/a2 = b1/b2, a1/a2 b1/b2 = c1/c2, और यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये आपको समझ आया, देखा कैसे लिखा मैंने, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, तो देखिए अगर ये है तो इसका क्या हल होगा, मतलब नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे नॉट, इससे बोलते हैं ऐसे करके करो, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू है, इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, एक हल। और अगर ये होगा मतलब c इक्वल टू होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं मतलब आगे नहीं हो, मतलब होगा वो जोड़ देना। और अगर ये तीनों बराबर है, अच्छी बताओ, तीनों अगर बराबर हैं तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। मतलब ये तीनों है, किसी को किसी के बराबर कर लो, इसका मतलब है तीनों हल हैं, मतलब तीन से ज्यादा हल है, इसके अनेक हल हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, अनेक हल हैं, अनेक हल, अनेक हल। अब देखिए इसे हम कैसे याद कैसे करेंगे वो देखिए, इसे आप छोड़िए अभी। अगर a1/a2 को b1/b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक, तो इसका मतलब है एक हल है, एक हल है, इसका कोई एक ही सोल्यूशन नहीं है, दोनों एक साथ रहते हैं। ये मतलब ये दोनों ओनली a1a2 और b1b2 ये दो भाई हैं। अब इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है, जिसके कारण ये दोनों ये बोल रहे हैं कि ये काम नहीं होगा। अच्छा, इन दोनों को सहमत करने के लिए क्या होगा, इसका कोई एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम उस एक सॉल्यूशन के लिए, इन दोनों के एक सॉल्यूशन के लिए हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं, जिसका मतलब है, मतलब ये दोनों अलग नहीं रहना चाहते। इसका कितना हो गया, एक सॉल्यूशन, कोई कोई एक रास्ता होगा। ठीक है, और इस पर तो अनेक रास्ते हैं, मतलब कुछ भी करो अनेक रास्ते हैं। आपको तो तीन तो याद रहेगा, एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। तो जिसमें नॉट इक्वल टू किसी में नहीं है उसके तो अनेक हल, जिसमें a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें एक हल होगा, और जो बचा हुआ है उसमें कोई हल नहीं। याद हुआ, अगर नहीं याद तो देखिए दोस्त क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5वां है, समांतर श्रेणी -5 -1 +3 +7 ... इनफिनाइट का सारवंतर ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था सारवंतर एपी का सारवंतर निकालना, तो एपी का सारवंतर निकालना मैंने बताया था आपको पहले पेपर में, जो हमने 25 का सॉल्व कराया था उसमें भी सारवंतर निकालने के लिए एक क्वेश्चन आया था, जिसमें हमने क्या किया था, दूसरे पद में से पहला पद घटाया था। तो दूसरे पद -1 घटाएंगे -5,
तो कितना हो जाएगा -1 + 5 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना बचा 4। इससे घटा 4, इससे घटाएंगे, इससे इसे घटाएंगे तो 3 माइनस और ये प्लस माइनस का 1, तो कितना आ गया 4, ये भी 4। तो सारवंतर कितना हो गया अपना 4। सारवंतर कैसे निकालते हैं, ए बी में दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, अपना निकल आएगा सारवंतर। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन देख लीजिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विभक्त करके मतलब ज्ञान तो क्या होगा। विभक्त करके हमने फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, उस पर क्वेश्चन भी उस पर फॉर्मूला नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके विभक्त कर का फॉर्मूला क्या होगा, सीधा पूछा गया है। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप इसमें माइक्रो सेकंड लेकर टिक मारने में। तो इसका विभक्त कर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर नहीं है, आपने पहली वीडियो नहीं देखी, जाकर के देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो आकर देखिए, आपको नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग से आपको सब मतलब इसी सीरीज में मिलेगा, और आपने ये अगर 2-3 बार देख ली तो आपको अलग से पढ़ने की, अलग से क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में हर क्वेश्चन आपको दिखा हुआ मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्त, 7वां क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया था। दूरी का फॉर्मूला d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 4 - 2 तो 4, मतलब 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस y2 1 - 3 - 2 का वर्ग 4, कितना आ गया ओवरऑल 8, √8। और √8 को हम देखेंगे 4 × 2 से कर लो, ठीक है, = तो 4 का √2 बाहर आएगा, 4 का 2 और ये √2 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया अपना, तो √2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन समझ आया। और इसका दूरी का फॉर्मूला आप याद कर लेना, d = x2 - x1 y2 - y1। क्वेश्चन 100% आएगा। 2 पेपर सॉल्व कराए, दूसरा ये पेपर सॉल्व हो रहा है। दूसरे पेपर में, पहले पेपर में भी ये इस फॉर्मूले क्वेश्चन था, इसमें भी है। चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस पर भी क्वेश्चन था, बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू अलग थी। ये वाली 3 की जगह 4 हो, y की जगह 7 हो, m की जगह n हो, लेकिन पूछा यही था द्विघात समीकरण था, उसके मूल अगर बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। अगर मूल बराबर है तो विभक्तर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें देखिए d बराबर होता है b² - 4ac होता है, अभी बताया था। लेकिन यहाँ पे d 0 मान लो, तो b बराबर तो 4ac इधर आएगा, तो ओवरऑल मिला के कितना होगा b² = 4ac। तो इसमें मान रखिए b का मान कितना है 12, तो 144, इसका वर्ग b का वर्ग करेंगे 144, और 4 a कितना है 3 और c कितना है m, तो ये कितना हो रहा है 12 है। तो एक बार कटेगा 12, कितना बचेगा 12, m बराबर कितना आ गया अपना 12, ये आ गया। ठीक है, इन दोनों पे पहले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा था, इसमें भी पूछा है, तो आप इन दोनों को याद कर लेना, कुछ मतलब इसके फॉर्मूले को और इसके फॉर्मूले को। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्त, अपना क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज से, एक समबाहु त्रिभुज ABC, चलिए एक समबाहु त्रिभुज बनाइए ABC, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो देखिए एक त्रिभुज बन गया ABC, A B और C। इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा दे रखी है 2a, 2a और 2a, और हमसे पूछा गया है शीर्ष लंब। चाहे यहाँ से A से डालो शीर्ष लंब, चाहे B से डालो शीर्ष लंब, चाहे C से डालो शीर्ष लंब। तो इसमें शीर्ष लंब की ऊंचाई पूछ रहा है, आप किसी भी शीर्ष लंब की ऊंचाई एक की निकाल लीजिए। अगर शीर्ष लंब की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 × a,
ये होता है मतलब एच यानी हाइट। त्रिभुज की हाइट क्या है उसका फॉर्मूला होता है, हाइट या ऊंचाई सेम है तो इसमें रख दीजिए √3/2 और ए इसकी है भुजा, ये यहाँ पे क्या है त्रिभुज की भुजा, ठीक, भुजा। तो भुजा कितनी हमें दे रखी है 2a, यहाँ पे 2a रख दीजिए 2a। तो क्या हो जाए 2 से 2 खत्म, कितना हो जाए a√3। तो इसकी ऊंचाई त्रिभुज की या भुजा का मतलब शीर्ष लंब की ऊंचाई कितनी आ गई √3। और इसका आप फॉर्मूला याद रखना h बराबर √3/2a, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अपना ये बारंबारता क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया माध्य। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें वो फॉर्मूला होता है सिग्मा F(I)(x) I/F(I) ऐसा करके होता है, वो फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाएंगे, हम बता रहे हैं। देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, ठीक है, ऊपर मतलब संख्या मतलब जो नंबर है उनका योग, नीचे जो लोग हैं उनका योग। चलिए हम समझाते हैं उसके बाद आपको समझ आएगा। जैसे कि हमने बोला मतलब 3 लोग हैं ए, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3, ठीक, ये 3 लोग हैं मतलब इनकी वैल्यू एक ही एक है, मतलब ये हम एक दूसरा बंदा एक तीसरा बंदा। तो ये 3 लोग हैं, इसने बनाए 20 रन, इसने बनाए 10 रन, इसने बनाए 30 रन, ठीक है। अब बताइए मुझे इनका माध्य चाहिए, माध्य मतलब होता है मीन। इनका मुझे अगर माध्य चाहिए तो सबसे पहले बताइए एक बंदे ने कितने रन बनाए 20, फिर एक बंदे ने कितने रन बनाए 10, फिर एक बंदे ने कितने रन बनाए 30, ठीक है। तो ओवरऑल इन्होंने कितने बनाए 30 20 50 10 60। अच्छा ये 60 रन टोटल बनाए किन लोगों ने, इन 3 लोगों ने 3। इनका माध्य कितना आ गया 20। माध्य मतलब होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम 3 का मतलब ये 3 लोग हैं तो 3 का इसमें हमने भाग दे दिया, तो ये हो गया हमारा। इसमें कितना आ रहा है 2, इसमें 3 4 5, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 10। मल्टीप्लाई कीजिए 6 इसका इसमें 8, इसका इसमें 24, इसका इसमें 16, इसका इसमें 30। अब देखिए 24 16 40 10 मतलब सॉरी 30, ये हो गया 70। ये कितना हो गया 8 से 14, ये हो गया 14, तो ये टोटल मिला कितना हो गया 84 हो गया। अब ये 84 का जो योग आया ये किन लोगों में बांटा गया है 3 2 5 4 9 2 11 और 3 14। तो कितना इसका माध्य ओवरऑल मिला कितना आ गया 6, ठीक है। उस फॉर्मूले के हिसाब से आप मत करना, आप जो मैंने बताया उसके हिसाब से करना। यहाँ पे ये मैंने योग निकाल लिया, ये नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ उससे मतलब जो नंबर ऑफ ये दे रहे हैं बारंबारता, इससे मैं बारंबारता भाग दे दिया तो अपना एवरेज कितना आ गया 6। अब उस फॉर्मूले में क्यों पढ़ते हैं सिग्मा करके, आपको ये सिग्मा ही नहीं समझ आ रहा सिग्मा क्या होता है। सिग्मा का मतलब होता है योग। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उस फॉर्मूले मतलब उस फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर देंगे अगर आप बताएंगे तो। वैसे हमारे हिसाब से ये तरीका आसान है, आप इससे करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है 11वां और 12वां। देखिए क्वेश्चन है 11। अच्छा ये चतुर्थांश हम पहले बता दें आपको। चतुर्थांश ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक। देखिए इसमें ASTC इसका मतलब ये है इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, ठीक। मतलब ए का मतलब होता है ऑल, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक्स, 6 वैल्यू अपनी पॉजिटिव होंगी। इसमें कौन कौन होगा, एस मतलब साइन और कॉस, इसमें सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और कॉस मतलब कोसेक और सेक पॉजिटिव होंगे। अब देखिए अगर ये होता है 90 डिग्री, ये टोटल 90, ये फिर 90 90 90 90, ठीक है। ओवरऑल मिला के ये होगा 360 डिग्री का। अच्छा ये देखिए अगर ये 90 है, ये 90 डिग्री, अगर हम 90 से कम में रहेंगे तो किस में रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम 90 प्लस हुए तो किस में पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर अच्छा ये कितनी होगी अपनी पूरी वैल्यू 180। अगर 180 प्लस होंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड में। अगर थर्ड से मतलब 270 से प्लस होंगे तो किस में पहुंचेंगे, फोर्थ में।
हमने ये बता दिया इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और कोसेक कोसेक पॉजिटिव। अब देखिए साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री, तो हमें इसमें चेंज करना है, चाहे इसे चेंज करिए या इसे चेंज करिए। तो ऊपर लिखते हैं साइन 90 माइनस 27 डिग्री। अच्छा ये बताइए साइन 90 माइनस 27 डिग्री और साइन 90 माइनस करेंगे तो कॉस में चेंज आएगा, कॉस में चेंज होगा। हम इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो लाएंगे, जिस दिन टाइम ना उस दिन डिटेल्ड वीडियो इसकी लेकर आएंगे हम क्वाड्रेंट की पूरी, ठीक है। तब के लिए देखिए साइन को अगर हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा में जाएगा। अच्छा 90 में से अगर 27 जाएगा कितना बचेगा, इधर तो है कॉस 63 ऊपर जाएगा। अगर 90 में से 27 जाएगा तो पहली बात ये कॉस में चेंज होगा, मतलब ये साइन ऊपर बचेगा 63 और नीचे बचेगा कॉस 63, खत्म हो गया, कितना बचा 1, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि कॉस इक्वल टू √3/2 हो तो साइन 2a का फॉर्मूला, मतलब साइन 2a का मान याद कीजिए। जैसे देखिए अच्छा इसमें बताइए कॉस में √3/2 कब होता है, मैंने आपको टेबल याद कराई थी, उससे आपको पता चलेगा इसमें ये वैल्यू कब होती है √3/2। हम बता रहे हैं, अगर आपको अगर नहीं पता चला, जाकर ये सबसे पहली वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाकर के देखिए। आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां पर जाकर ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो पड़ी होगी, तो उसे जाकर देखिए टेबल की, तो वहां से आपको पता चलेगा। मैंने सारी वैल्यू याद करा रखी हैं, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार तो एक दो बार देख लेना। तो यहाँ पे कॉस अगर हम 30 डिग्री डालेंगे तो √3/2 मिलेगा। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 30, तो यहाँ पे साइन 2a की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, तो कितना हो गया साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है जो cos 30 डिग्री का होता है, cos 30 डिग्री का यही होता है √3/2, तो यही आंसर हो गया √3/2। मजा आया आपको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट।